बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। असल मायने में देखा जाए तो पॉलिनोमियल्स ये जो चैप्टर का नाम है यही हमें कुछ बता देता है, मतलब इस चैप्टर के बारे में हमें आइडिया देता है। क्या मतलब है इसका, इस नाम का? पॉली मतलब होता है मोर दैन टू, ठीक है, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि मोर देन टू टर्म्स, यानी ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज़्यादा टर्म्स हों। हालांकि कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स भी होते हैं जो एक टर्म वाला पॉलिनोमियल होता है, दो टर्म वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए पॉलिनोमियल्स की तो पॉलिनोमियल्स का मतलब ही है कि मोर देन टू टर्म्स, एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज़्यादा टर्म्स हों। इन जनरल हम यही कहते हैं, है ना। वो कौन से पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है या सिर्फ उसमें दो ही टर्म होती है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं पॉलिनोमियल की क्या है डेफिनेशन। ओके, तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, कैसी टर्म्स के साथ हो? विद मोर देन टू टर्म्स, ओके। अब यहाँ पे बेसिकली आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। एक तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में और दूसरा टर्म्स के बारे में, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, क्योंकि हमें समझना है पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो पॉलिनोमियल के बारे में तो हम तब समझेंगे जब हमें ये पता हो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और फिर उसके बाद ये पता हो कि टर्म्स क्या होती हैं, है ना। नहीं तो फिर ये डेफिनेशन तक ही ये बात सीमित रह जाएगी कि पॉलिनोमियल्स आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस विद मोर देन टू टर्म्स। लेकिन हमें सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, हमें इसका मतलब भी समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अब आपको कहीं पे भी कोई ऐसी एक्सप्रेशन या कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जहाँ पर कुछ वेरिएबल्स दिखें, या फिर मैं बात कर रही हूँ कांस्टेंट्स की, या फिर कोएफिशिएंट्स की। अब इनमें से ये सारे या कुछ या कोई एक भी दिख जाता है, ये बोल सकते हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स, है ना। अब यहाँ पर फिर तीन अलग अलग आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स। तो अब इन तीनों वर्ड्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स हैं क्या, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल्स का क्या मतलब है, कांस्टेंट्स का क्या मतलब है, और फिर कोएफिशिएंट्स का क्या मतलब है। क्योंकि हमें ये तीनों वर्ड्स नहीं पता होंगे तो फिर हमें नहीं पता लगेगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है ना। तो वेरिएबल, अब ये अपने नाम से फिर से अपनी ही डेफिनेशन बता रहा है। वेरिएबल मतलब जो चीज़ वेरी हो जाए, वेरी होने के लायक हो, वेरिएबल, है ना। वेरी मतलब चेंज होना, जो चीज़ बदल जाए। तो अब आपको ये ख्याल रखना है कि वेरिएबल्स आपको किस फॉर्म में दिखेंगे, हमेशा अल्फ़ाबेट्स के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखा है X, Y, Z, है ना, A, B, Q, P, मतलब कुछ भी, ये कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा है, इसका मतलब वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जब भी कभी आपको ऐसा वेरिएबल दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये एक ऐसी वैल्यू रखता है जो हमेशा टाइम के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से या कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेगा, है ना। अब बात करेंगे कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू हो किसी की। फिक्स्ड वैल्यू मतलब फिक्स्ड वैल्यू किसकी होती है? जो भी न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है 4 या लिखा है 6,
या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है 10 या सो ऑन, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 का मतलब मेरे लिए भी 4 ही रहेगा और आपके लिए भी इसका मतलब 4 ही रहेगा। चाहे आप इंडिया में 4 की बात करें तो भी वो 4 ही रहेगा, अमेरिका में 4 की बात करें तो भी 4 ही रहेगा, है ना। 6 का मतलब 6 ही रहेगा, 10 का मतलब 10 ही रहेगा। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है जब तक कि हम इसके साथ कोई यूनिट नहीं अटैच करते। मैं यहाँ पे यूनिट्स की नहीं बात कर रही, मैं सिर्फ इस न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रही हूँ। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा हर जगह बिल्कुल फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। लेकिन ये वेरिएबल जो होता है ये टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। कभी आपको x की वैल्यू 2 दिखाई देगी, कहीं किसी जगह पर 5 दिखाई देगी, तो कहीं किसी जगह पर 10 दिखाई देगी, कहीं पे 12 दिखाई देगी। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। सिर्फ x की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई भी वेरिएबल हो, एनी वेरिएबल, y z a b c, कुछ भी, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिख रहा है कहीं पे भी, तो मैथ्स में उसकी वैल्यू बदलती रहेगी। आप नहीं बोल सकते कि हमेशा x की वैल्यू 2 ही रहती है। मैम ऐसा नहीं हो सकता, x की वैल्यू हमेशा बदलेगी। सिर्फ x की ही नहीं, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमेशा बदलेगी, कभी भी फिक्स नहीं रहेगी। लेकिन कांस्टेंट्स की खासियत ये होती है कि वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रखते हैं, वो कभी नहीं बदलते। वो 4 की जगह 4 ही रहेगा, 6 की जगह 6 ही रहेगा, अगर कहीं पे 10 है तो वो 10 ही रहेगा। ओके, अब बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की। ये कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स का मतलब भी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो कांस्टेंट का मतलब भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है और अब आप कोएफिशिएंट का मतलब भी न्यूमेरिकल वैल्यू बता रही, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कांस्टेंट कौन है और कोएफिशिएंट कौन है? तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताती हूँ इन दोनों का। कांस्टेंट जो होता है ये हमेशा विदाउट वेरिएबल होता है, इसके साथ कभी कोई वेरिएबल नहीं आता, ये अकेला आता है। लेकिन ये कोएफिशिएंट जो होता है ये हमेशा वेरिएबल के साथ आता है, विद वेरिएबल। बिना वेरिएबल के ये कोएफिशिएंट आ ही नहीं सकता, ठीक है। और कांस्टेंट कभी वेरिएबल के साथ नहीं आएगा, हमेशा बिना वेरिएबल के आएगा, विदाउट वेरिएबल, और ये विद वेरिएबल। यही फ़र्क है दोनों में। दोनों का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी दोनों में ही कुछ आपको नंबर्स दिखाई देंगे, लेकिन ये अकेला दिखेगा और ये हमेशा वेरिएबल के साथ दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है 2x, अब देखिए यहाँ पे 2x यानी कि x के साथ में आ रहा है, ये 2 अकेला नहीं आया, तो ये 2 जो है कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट है ना। लेकिन किसका कोएफिशिएंट किसके साथ आया है? कोएफिशिएंट x के साथ आया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया ये। इसी तरह अगर यहाँ x स्क्वायर लिखा होता तो ये 2 किसका कोएफिशिएंट बन जाता? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाता। यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिस भी वेरिएबल के साथ आती है वो उसका कोएफिशिएंट बन जाती है ना। कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया 4x क्यूब। अब ये 4 जो है वो किसका कोएफिशिएंट है? x क्यूब का कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। हमने ये तो समझ लिया कि जहाँ पर भी वेरिएबल यानी कि ऐसे आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दिए या कांस्टेंट दिखाई दिए या कोएफिशिएंट दिखाई दिए या ये सारे का कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, तो वो एक ऐसी एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगी जिसको आप बोलेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसी दिखेगी देख लेते हैं भाई। अगर मैंने लिखा है 4x + 2, अब देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट भी है 2 बिना वेरिएबल के साथ में आ रहा है, एक वेरिएबल भी दिख रहा है आपको और एक कोएफिशिएंट भी दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको तीनों ही चीज़ें दिख गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा तीनों ही रहेंगे। कभी कभी खाली कोएफिशिएंट और वेरिएबल भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि खाली आपको कांस्टेंट दिख जाए, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी आपको कहीं वेरिएबल दिखे, कहीं कांस्टेंट दिखे या कहीं कोएफिशिएंट दिखता है, और कोएफिशिएंट तो डेफिनेटली वेरिएबल के साथ ही आता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन दिखता है, वो कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ प्लस नहीं, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा जो आपको एक मैथमेटिकल एक टर्म्स कुछ दिखाई देंगी, कुछ, अब मैंने टर्म्स तो बताया नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको।
तो ऐसा कुछ एक फॉर्म नज़र आता है जहाँ पे वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं साथ में, तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है। तो जब एक्सप्रेशन के आगे एक इक्वल टू का साइन नज़र आने लगे आपको, तो समझ जाइए कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अब इक्वेशन बन चुकी है। जैसे कि ये 4x + 2 मैंने कहा कि ये आपकी एक एक्सप्रेशन है। अब मैं कह दूँ 4x + 2 = 6। अब देखिए ये एक्सप्रेशन नहीं रही, ये एक्सप्रेशन जो थी इक्वल टू के साइन के साथ में आई है। इसका मतलब अब ये एक्सप्रेशन बन गई है इक्वेशन। तो ये डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है। एक्सप्रेशन इक्वेशन तब बन जाती है जब आपको एक्सप्रेशन के सामने एक इक्वल टू का साइन दिखाई देने लगे। इक्वल टू के जाहिर है उस तरफ कुछ भी होगी वैल्यू, 0, x, y, z, कुछ भी, एनी वैल्यू, लेकिन आपको उस एक्सप्रेशन में एक इक्वल टू का साइन दिखाई देगा। तो जब आपको इक्वल टू का साइन दिखाई देने लगेगा तो आप उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे इक्वेशन। आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपनी टर्म्स की तरफ। अब हमें पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती हैं। ओके, तो टर्म क्या है? टर्म्स मतलब जब आपको टर्म पता लग जाएगा तो एक से ज़्यादा टर्म, यानी वो टर्म्स हो जाएंगी, है ना। टर्म क्या है? टर्म इज़ अ सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब क्या मतलब हुआ इसका, अभी बताती हूँ क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब सीधा सा यही है कि जब आपको एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखे कहीं पर तो आप कहेंगे कि वो एक टर्म है। अब उस टर्म में क्या हो सकता है कि वो एक सिंगल नंबर हो। सिंगल नंबर मतलब एक खाली कांस्टेंट हो, या फिर एक सिंगल वेरिएबल हो, या फिर कुछ वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, या तो सिंगल नंबर यानी कि कांस्टेंट हो, या सिंगल वेरिएबल हो, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या बताई कि या तो प्रोडक्ट हो कुछ वेरिएबल्स का, वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, सिर्फ मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। या आप डिवीजन भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है, तो वो एक टर्म होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इट मे बी अ सिंगल नंबर, it may be a single number, a single variable, या फिर several variable multiplied but never added और सब्ट्रैक्टेड। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या मतलब है इस बात का। इसका एक सीधा सा मतलब जो मैंने ऊपर लिखा है कि इज़ अ सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर एक टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो या तो एक कांस्टेंट टर्म होगी, मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, या तो एक वो सिंगल नंबर यानी कि एक कांस्टेंट टर्म है, या एक सिंगल वेरिएबल है, या फिर सेवरल वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड। बहुत सारे वेरिएबल्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर x, y, z लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x और y और z तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, बीच में कोई आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई साइन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हिडन है ना। अब अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता x + y + z, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बट नेवर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कभी ये वेरिएबल्स आपस में ऐड नहीं होंगे और ना ही माइनस किए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये एक सिंगल टर्म नहीं होगी। हम यहाँ पे सिर्फ एक टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये डेफिनेशन किसके लिए है? टर्म के लिए है, टर्म्स के लिए नहीं है। एक सिंगल टर्म, तो कभी भी एक सिंगल टर्म ऐसे फॉर्म में नहीं होगी। बीच में प्लस आपको नहीं दिखेगा, बीच में माइनस आपको नहीं दिखेगा। अगर प्लस माइनस दिख गया मतलब वो दो टर्म के बीच में एक आड़ है, मतलब दो टर्म्स का डिवीजन है, मतलब दो टर्म्स को अलग अलग कर रहा है वो। यानी यहाँ पर हम कहें तो 3 टर्म्स है, 1 2 3, क्योंकि बीच में प्लस आ गया। माइनस भी आ गया होता तो भी ये
टर्म्स के बीच की आड़ होता, यानी कि टर्म्स को बांट देता, यानी यहाँ पर 3 टर्म्स हो जाती। यहाँ पर सिर्फ कितनी टर्म है, यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, 1 टर्म। यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 टर्म। यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 टर्म। या फिर अगर मैं ऐसा लिखती 2x, अब देखिए 2 और x मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में, तब भी ये एक ही टर्म होता। ऐसा आप मत समझ लीजिएगा कि वेरिएबल खाली अकेला ही आ सकता है, उसके साथ कोएफिशिएंट नहीं आ सकता। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे ऐसे भी आ सकते हैं, वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट भी आ सकता है, या कांस्टेंट भी खाली अकेला आ सकता है, अगर मैं सिर्फ एक टर्म के बारे में बात कर रही हूँ तो। लेकिन जैसे ही मैं एक से ज़्यादा टर्म्स के बारे में बात करूँगी तो क्या मतलब होगा इसका कि बीच में आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पर मुझे 2 साइंस दिख रहे हैं एडिशन के, यानी टोटल यहाँ पर 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल और भी कुछ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अगर लिखा है 2x + y, अब देखिए 2x मल्टीप्लाई में है, यानी एक सिंगल टर्म, y एक वेरिएबल सिंगल टर्म। अब दोनों के बीच में प्लस आ गया, तो यानी कि यहाँ पे 2 टर्म्स हो गई, एक टर्म ये, एक टर्म ये कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स। ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि कितनी टर्म्स हैं, कहाँ पर किस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसा लिख देती, सपोज़ कि ब्रैकेट लिखा है मैंने, फिर लिखा है 2x + y और +3, तो अब बताइए कितनी टर्म है। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। डेफिनेटली यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये कोई मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। हाँ, बस एक को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इसके ब्रैकेट लगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर अभी भी मुझे ये 1, 2, 3 दिख रहा है। हाँ, इसके अलावा अगर ऐसा लिखा होता, सपोज़ 2x + y और यहाँ पर लिखा होता 3 और फिर लिखा होता सपोज़ ऐसे 4, अब हो जाता, अब पड़ता फ़र्क। अब सोचिए कितनी होंगी टर्म्स। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स होंगी। क्यों भाई? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ में, यानी ये है अल्टीमेटली एक ही। प्रोडक्ट बीच में आ गया, प्रोडक्ट जैसे ही बीच में आएगा तो वो एक कर देगा, पूरे को एक ही बना देगा। और फिर बीच में एक प्लस आया है और फिर ये एक टर्म, यानी टोटल टर्म्स कितनी हुई यहाँ पर, 2 टर्म्स हुई। क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी चीज़ कि टर्म्स हमें कैसे पता लगती हैं। टर्म्स का बस आपको ध्यान रखना है कि बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा तो वो बन जाएंगी अलग अलग टर्म्स। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बीच में यहाँ पे भी तो एडिशन है ना, तो फिर हमने इसको अलग अलग क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि ब्रैकेट तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था, यानी ये 2x + y को इस ब्रैकेट ने इकट्ठा कर दिया, एक बाउंडेशन में बांध दिया, इकट्ठा कर दिया। और इकट्ठा करने के बाद भी इसको सुकून नहीं मिला, इसने क्या किया, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अब तो पूरा पक्का एक बना दिया इसको, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल टर्म, यानी कि ये कम्प्लीटली एक ही टर्म हो गई। और फिर फाइनली ये एक और प्लस के बाद एक टर्म मुझे दिखी, है ना। अगर सपोज़ ये ऐसा लिखा होता, अब ब्रैकेट्स नहीं होते यहाँ पर, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर समझाती हूँ आपको। अगर ब्रैकेट नहीं होता, ऐसा लिखा होता 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x + y और +4, अब कितनी टर्म्स होती? अब यहाँ पर 3 टर्म्स होती। क्यों? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ हो रहा है, तो ये पूरी एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। अब इस प्लस का फ़ायदा होता हमें टर्म्स को बढ़ाने में। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट ने क्या किया, इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने का मतलब एक टर्म बना दिया, एक टर्म बना दिया, तो ये पूरी एक टर्म हो गई और ये हो गई दूसरी टर्म। तो इसलिए यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 2 टर्म्स, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ 2x के साथ में, यानी ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हुई? 3 टर्म्स। ठीक है, आई होप कि अब तो क्लियर हो ही गया होगा। अब भी कहीं किसी को कोई डाउट रह जाए फिर भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि टर्म्स या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अब आते हैं वापस अपने पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन पे।
क्या थी हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन? कि पॉलिनोमियल्स आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस विद मोर देन 2 टर्म्स, यानी जहाँ पर 2 से ज़्यादा टर्म्स हों और कैसी एक्सप्रेशन हो? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्यों लिखा है? खाली एक्सप्रेशन लिख के काम नहीं चलता क्या? बिल्कुल भी नहीं चलता। कोई यहाँ पर लिख देता फेशियल एक्सप्रेशन, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, तो काम तो बिल्कुल भी नहीं चलता ना। इसलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना ज़रूरी है ताकि वो क्लियर हो जाए कि हम वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स हो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा है का 2x + y + 3। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स हैं। और कैसी एक्सप्रेशन है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये क्या होगा? ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में कभी भी = 0 नहीं लगेगा, ठीक है? ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, हम पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन बना सकते हैं। वो क्या होगा फिर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए पॉलिनोमियल ही समझेंगे, ठीक है? तो अब पॉलिनोमियल में एक टाइम पर कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अलग अलग वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, 2x + y है ना, +3, यानी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि 2x² + 3x + 4। अब यहाँ पे कितना वेरिएबल है? सिर्फ एक वेरिएबल है, x का ही स्पेशल फॉर्म दिख रहा है, फिर दूसरा फॉर्म दिख रहा है, लेकिन है वो x ही, यानी वेरिएबल सिर्फ एक ही है। टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स हैं। एक्सप्रेशन कैसा है? मैथमेटिकल, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन कैसी हुई? ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में हुई, ओके? अब मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना है वो ये कि पॉलिनोमियल के बारे में आपको एक बात और भी पता होनी ज़रूरी है। क्या वो बात है? पहली बात तो ये है कि आपको पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन कि क्या है। ये बॉक्स में डाल देती हूँ मैं इसको, ठीक है? ये हो गया इसका एग्जाम्पल, इसको भी अलग तरफ डाल दिया हमने। अब मैं पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड आपको एक बात बताने जा रही हूँ। पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वेरिएबल्स के, यानी वेरिएबल्स के जो आपको एक्सपोनेंट्स दिखते हैं, हमने एक्सपोनेंट्स को डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स आपको दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे? वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में दिखेंगे, यानी कि नेगेटिव नहीं होंगे कभी भी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? तो ये याद रखना है। अगर कोई कहता है कि पहचानो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पहले तो ये देखना है कि भाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या नहीं। वो तो डेफिनेटली हो गई, मतलब पहली वाली कंडीशन तो आपको मिलेगी ही। दूसरी कंडीशन ज़रूर चेक करनी है कि आपको वेरिएबल के एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल की जो पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। अगर मैंने लिखा है 2x² + 3x + 2, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल आपका है x, यहाँ पर x की पावर है 2, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब x की पावर है 1। पॉजिटिव पावर्स हैं, नेगेटिव तो नहीं है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक बात है। अगर मैंने लिख दिया होता 3x⁻³ + 2x² + 4, ऐसा लिखा होता। अब देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है? 2 है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर x की पावर कैसी दिख रही है? नेगेटिव दिख रही है। मतलब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इसने पॉलिनोमियल की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया। अब फुलफिल नहीं किया तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? तो ये लिख देंगे हम कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव है, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। और हमने क्या पढ़ा कि ये एक्सपोनेंट जो होना चाहिए ये हमेशा कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है आपको। आपकी एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन भी है इस टाइप का, तो ये बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आपको ये वाली कंडीशन ज़रूर चेक करनी है। अब देखते हैं, अगर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, और इनफैक्ट आपको इस चैप्टर में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ही पढ़ना है। अगर लिखा हुआ है ये, इसका क्या मतलब है
कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, यानी कि अगर मैंने लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 4, 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, पावर भी पॉजिटिव है, ये देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब तो मैं वैसे भी कह ही रही हूँ कि पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली पॉलिनोमियल ही है। लेकिन कैसा है ये पॉलिनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, यानी कि x दिख रहा है ना आपको, y कहीं नहीं दिख रहा होगा, x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिख रहा होगा। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये x² है और ये x है, अलग अलग तो हो गया ना। नहीं, x² का मतलब क्या हुआ? x मल्टीप्लाइड बाई x, है तो x ही, x को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया बस। यहाँ पर ये भी x ही है, x को 1 बार मल्टीप्लाई किया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम x को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, होना बस वेरिएबल वही चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर मैं y के बारे में बात कर रही हूँ तो y ही होना चाहिए, x के बारे में बात कर रही हूँ तो x ही होना चाहिए, p के बारे में बात कर रही हूँ तो p वेरिएबल ही होना चाहिए, c के बारे में बात कर रही हूँ तो c वेरिएबल ही होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यानी आपके पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अगर लिखा है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, इसका मतलब पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे कि अगर लिखा है फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3y प्लस 5। अब ये यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, यानी पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है, 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल है। इसी तरह अगर 3 वेरिएबल होता तो हम बोलते पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल होते तो बोलते पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल, एंड सो ऑन। क्लियर है ना ये बात? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन तो आ ही जाता है इससे कि पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए भाई। बहुत ही इजी चीज़ है ये, बहुत ही आसान। क्या है इसका मतलब? किसी पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब सीधा सा क्या मतलब होता है कि इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कहाँ पर है ये वेरिएबल? इन अ पॉलिनोमियल। यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वही आपकी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की। क्या कहने का मतलब है इसका? इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं लिख रही हूँ 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, अब मुझे दिख तो रहा है कि भाई पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, मतलब एक ही वेरिएबल है x। मगर अगर मुझसे ये कहा जाए कि बताइए इसकी डिग्री क्या है, तो मैं क्या चेक करूँगी? मैं इस वेरिएबल की, मतलब x ही वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, बस इतना चेक करूँगी। x की हाईएस्ट पावर मुझे दिख रही है कि 3 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ओके, चलिए ठीक है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ। अभी कुछ हमने ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं है कि मैं आपको हॉट क्वेश्चन दूँ, तो लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर देने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट्स किसके भाई? ऑफ x³ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको जो कुछ भी दिया है उसमें x³ का जो भी कोएफिशिएंट है वो आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको खुद ट्राई करना है। आप मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आया। पहला आपका पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 2x² प्लस 4। सेकेंड पॉलिनोमियल है 6x⁵ प्लस x³ प्लस 2। थर्ड पॉलिनोमियल है 7x⁴ माइनस 2x³ प्लस 4x प्लस 1। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग
expressions are polynomial in one variable। ठीक है, अब मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को कैसे हम पहचानेंगे। आपको पहचानना है। अब आपका पहला पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। सेकेंड पॉलिनोमियल है आपका 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। थर्ड पॉलिनोमियल है आपका 5 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। और फोर्थ पॉलिनोमियल में आपको दे रही हूँ 7x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 4। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर लिखा है मैंने क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी आपको दो चीज़ें चेक करने की पहले कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन लिखा है। मैं पहले से नहीं बता रही हूँ कि ये पॉलिनोमियल है, मैं पूछ रही हूँ कि बताइए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है। यानी पहले आपको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, फिर चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं। दोनों चीज़ें चेक करनी है। ओके, चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि पॉलिनोमियल है। अब उस पॉलिनोमियल की डिग्री आपको बतानी है। पहला पॉलिनोमियल मैं दे रही हूँ 4x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5। सेकेंड पॉलिनोमियल दे रही हूँ 7x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। एंड लास्ट वन इज सपोज 5। दैट्स इट। अब आपको चेक करना है कि डिग्री क्या होगी। ठीक, अपना आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अच्छा, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।